हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज़ राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी 2024 के सिलेबस के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है इसको, और साथ में कैसी बुक से पढ़ना है आपको और कितना पढ़ना है ये भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी रिलेवेंट होता है। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो ये है हमारे यहाँ सामने एम पी पी एस सी 2024 का नया सिलेबस। सिलेबस में बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं किया गया है, कुछ यूनिट में उलटफेर किया गया है जिसको हम जानेंगे यहाँ पे। तो पहली यूनिट पहले मध्य प्रदेश का इतिहास होती थी, लेकिन अब उसको चेंज करके भारत का इतिहास कर दिया गया। आप देखेंगे पहले मध्य प्रदेश का इतिहास था, लेकिन अब भारत का इतिहास डाल दिया गया है। उसके बाद मध्य प्रदेश का इतिहास है ना। तो ऐसा कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। हाँ, टॉपिक्स में चेंजेस हुए हैं। जैसे भारत के इतिहास का जो पहला टॉपिक है ये डाल दिया है हमारा इंडियन कल्चर का। मतलब पहले कल्चर का टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता था, लेकिन अब उसको विशेष तवज्जो दिया गया है ना। अब देखिए, ये चीज़ें हम लोग पहले भी पढ़ते आए हैं, लेकिन अब उसको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है। पहले हल्का कन्फ्यूजन होता था कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अब ये है कि आएगा ही आएगा। मतलब ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना। अब इसमें टॉपिक क्या दिए हैं? प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, सठ दर्शन, स्मृतियाँ, रित। अब देखो, ये जितने भी टॉपिक हैं ना, ये सारे के सारे टॉपिक आपको एक तो इंडियन कल्चर की किताब में मिल जाएंगे जो एनसीईआरटी है। दूसरा, आपको यदि एक बिल्कुल शॉर्ट में चाहिए तो आप लुसेंट आप पढ़ते होगे, तो लुसेंट में आपको ऑलरेडी इंडियन लिटरेचर सारा मिल जाता है ना। तो उसमें सारा का सारा जो वैदिक लिटरेचर है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब बोधिसत्व, तीर्थंकर, ये तो अलग टॉपिक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म का टॉपिक है, लेकिन आपको मेजर पोर्शन उसमें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी में तो मिल ही जाएगा, लेकिन शॉर्ट में देखना है तो लुसेंट इज़, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। बहुत डिटेल से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आमतौर पे वो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। अगला टॉपिक है प्राचीन मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था। ये टॉपिक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, अक्सर डिस्कस किया जाता रहा है, पहले भी सिलेबस में था। तो इसको आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं या तो अपने लुसेंट से पढ़ सकते हैं। लुसेंट में प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास बढ़िया दिया है, जो एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री का पोर्शन है उसमें ठीक ठाक दिया है, तो आप वहाँ से प्रॉपर तरीके से कवर कर सकते हैं, है ना। भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व, महोत्सव, ये वाला टॉपिक करने के लिए आप इंडियन कल्चर में देख सकते हैं। और साथ में जो इंडियन कल्चर की वेबसाइट है उसको भी थोड़ा सा आप अपडेट कर सकते हैं। जो रिसेंट डेवलपमेंट होते हैं वो भी आपको वहाँ से मिल जाते हैं ना। थोड़ा सा प्रयास करें कि इंटरनेट के सोर्सेज को प्रेफर किया करिए। ये मत सोचा करिए कि किताब में सारा मिल जाए और वहीं से पढ़ लें, बिकॉज आप अपनी नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स, और उसमें समय के साथ चीज़ों को अपडेट करते चलिए। जो नई चीज़ें आपको मिलती हैं और आपको लगता है कि आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो indianculture.gov.in की वेबसाइट में भी आप जाकर विजिट कर सकते हैं। फिर ये टॉपिक कॉमन टॉपिक हैं जो आप पहले से पढ़ते हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, ये आपको लुसेंट में तो मिलता है, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं दिया हुआ है ना। तो इसके लिए बेस्ट है कि जब भी आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसके लिए स्पेक्ट्रम जैसी किताबों को रेफर करेंगे, तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा और वहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है ना। तो प्रयास करें आप स्पेक्ट्रम की बुक को पढ़ें। इसके लिए आधुनिक भारत के इतिहास के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, इसमें ये भी टॉपिक मिल जाएगा। स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मिल जाएगा। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण, पुनर्गठन, इसके भी कुछ टॉपिक मिलते हैं। एकीकरण की बात करें, रिऑर्गेनाइजेशन जो है थोड़ा पूछा जाता है, कितने पार्ट ए, कितने पार्ट बी, कितने पार्ट सी स्टेट थे, कितनी रियासतों को शामिल किया गया, ऐसे जो बेसिक बेसिक चीज़ें पूछा जा सकता है आप लोगों से। या इंडिपेंडेंस के बाद कौन कौन से डेवलपमेंट हमारे यहाँ हुए, पहले आम चुनाव 1952 में हुए, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी होगी, है ना। तो ये है टॉपिक आपको पढ़ना है। मतलब आप लुसेंट से ये वाला पोर्शन पढ़ सकते हैं, इसके अलावा स्पेक्ट्रम से ये वाला पोर्शन पढ़ सकते हैं, और बाकी के लिए आप indianculture.gov.in की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। साथ में कल्चर की हमारी बुक भी आती है एनसीईआरटी की, आप वहाँ से ही पढ़ सकते हैं। तो ये टॉपिक है, इतना यदि आप पढ़ लोगे तो इतने से आपका सारा काम हो जाएगा, है ना। लेकिन प्रयास करें शॉर्ट नोट्स बनाने की हैबिट डालें, और समय समय पर यदि कहीं से भी इंटरनेट ऑनलाइन सोर्सेज से कोई अच्छा अपडेट मिलता है तो उसको भी अपनी कॉपी में लिख लिया करें, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूँ शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे है। शॉर्ट नोट्स में सिर्फ कीवर्ड्स लिखने होते हैं, बहुत डिटेलिंग नहीं लिखनी होती है। मतलब आपको सिर्फ उतना ही लिखना है जितना रिवीजन करने के लिए ज़रूरी है, जितना आपको याद रहना ज़रूरी है। जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो सबको पता है वो नहीं लिखना है। सेकेंड चीज़ है, जब भी आप नोट्स बनाएं तो उसे प्रयास करें 80-20 रूल फॉलो करें।
80-20 रूल क्या है, 80%, जैसे मान लो ये पेज है, इसमें 80% पेज में लिखना है, 20% पेज छोड़ देना है। तो मान लो जब कभी उस टॉपिक में आप पढ़ रहे हो, कोई भी जगह से आप पढ़ रहे हो, यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं आप देख रहे हो और उसमें कुछ चीज़ ऐसा लगे कि नहीं ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, तो वो चीज़ें यहाँ वो 20% जो लेफ्ट आउट पोर्सन है यहाँ पे आप लिख सकते हो, है ना। तो ये बहुत ही शानदार नोट्स इससे तैयार होता है। तो ये 80-20 का रूल फॉलो किया करिए जब नोट्स मेकिंग किया करें, है ना। चलिए, ये तो रहा हमारा इंडियन हिस्ट्री का। अगला है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। स्टार्ट करने पहले डिस्कस कर लें आप लोगों से एक और छोटी सी बात। हमारा एक बैच भी लॉन्च है, उसकी बैच की इन्फॉर्मेशन आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप रामसोनी MPPSC में शेयर की गई, वहाँ से मिल जाएगा। वैसे मैं अभी आपको इसको दिखा भी दूंगा, लेकिन उस बैच की बात करें, इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है इस समय, तो इंडिपेंडेंस डे ऑफर के अंतर्गत ज्वाइन कर सकते हैं। अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में, पहले टॉपिक डिस्कस कर लें थोड़ी। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। देखिए, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री कल्चर की बात की जा रही है, इसमें बाकी सारे टॉपिक कॉमन है। इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश। देखो, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा लेंदी टॉपिक है, इसमें बहुत सारी डायनासिटीज पढ़नी होती हैं, बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत सारे फैक्ट भी आपको याद करने होंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो मेन डायनासिटीज़ हैं, चंदेल डायनासिटी हो गई, जिजाक भुक्ति क्या होता है, जैसे ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। परमार डायनेस्टी का आपको पता होना चाहिए, बुंदेला वंश के बारे में, बघेल वंश के बारे में, होलकर, सिंधिया, ऐसी जो मेन डायनास्टीज़ हैं, जो बेगम हैं, भोपाल की बेगमें थी, उनके बारे में। तो ऐसी जो मेन वंश थे, गोंड वंश है, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसी जो मेन डायनास्टीज़ हैं उनके और उनके जो सबसे महत्वपूर्ण प्रतापी राजा हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कोई महत्वपूर्ण कॉन्स्ट्रक्शन किसी के द्वारा कराया गया तो वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन उसको रिटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो प्रयास करें, बिल्कुल सेलेक्टिव रीडिंग करें। इसमें ये टॉपिक बहुत लेंदी है, बहुत टाइम कंज्यूम करता है, इसमें बहुत सारे लोग डूब जाते हैं। आपको डूबना नहीं है, 1-2 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, तो आपको उतनी ही मेहनत करना है जितना आउटपुट आपको निकलना है, ठीक है। सेकेंड, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। देखिए, मध्य प्रदेश पढ़ने के लिए आप कौन सी बुक से पढ़ सकते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश पढ़ने के लिए बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं वो परीक्षा धाम को प्रेफर कर रहे हैं। 2 कंटेंट अच्छा है, बहुत ही क्रिस्पी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप परीक्षा धाम की बुक को प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रैक्टिस करने के लिए परीक्षा धाम की भी MCQ पढ़ सकते हो। देखो, मैं परीक्षा धाम का नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि परीक्षा धाम वालों ने मुझे पैसे दिए प्रमोशन के लिए। आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज परीक्षा धाम का जो कंटेंट है वो मैंने देखा, इट वॉज गुड कंटेंट, शॉर्ट में दिया हुआ है, बिल्कुल बुलेट फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, है ना। बाकी और बहुत सारी किताबें, महावीर है, पुणेकर है, उन किताबों को भी आप पढ़ सकते हैं ना। मध्य प्रदेश की प्रमुख कला, ओके, स्वतंत्रता आंदोलन मध्य प्रदेश का योगदान, ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ना। प्रीलिम्स की तैयारी करते वक्त एक और चीज़ ध्यान रखना। देखो, क्या होता है कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई करते वक्त जो गहराई होती है, कितना होना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, वो चीज़ हम लोग नहीं देखते। वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके लिए MPPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करना। मार्केट से कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व पेपर लेके आना और उसको प्रॉपर तरीके से आप देखते रहो। डेली देखो, जब मौका मिले तभी देखो। जब खाली आपको लग रहा हो कि पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लो, लेकिन देखो ज़रूर। उससे आपको आइडिया लगेगी कि बेसिकली चीज़ों को पढ़ना कितना है, किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं, और वो आपको कोई बताएगा तो आपको महसूस नहीं होगा, आपको खुद ही से वो करना पड़ेगा, तभी जाके आपको आइडिया लगेगी। तो प्रयास करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार देखें, इससे आपको आइडिया लगेगी क्वेश्चंस का लेवल क्या है। कहते हैं ना, एग्जाम के जोन में जाना जरूरी है। जिस दिन आप एग्जाम के जोन में चले जाओगे, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, किताब कंप्लीट करते हैं। किताब कंप्लीट नहीं करना है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर उस सिलेबस को उस गहराई तक कंप्लीट करना है, एंड दैट्स इट। तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार देखते रहें। पढ़ाई करने शुरू करने के पहले प्रयास करें 4-6 पेपर देख लें, उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू करें और डेली रूटीन में 1-2 पेपर आप देखते रहें। जिस पेपर को आप पहले देख लें उसको दोबारा भी देख सकते हैं, बिकॉज जो चीज़ें फ्लो में रहती हैं तो आपके मन में रहता है कि हाँ, ये एग्जाम जोन है, इतने इस लेवल के क्वेश्चन पूछे आते हैं, इस ज़्यादा लेवल क्वेश्चन नहीं पूछे आते, ठीक है। नाउ हम दूसरा पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि जब भी आप पढ़ाई करो तो प्रयास करना कि MPPSC का जो सिलेबस है जिसमें 10 यूनिट है, उसमें लगभग 50 टॉपिक को पढ़ाई करते करते आप आइडेंटिफाई करते चलना, और 50 टॉपिक ऐसे चूज करना जो टॉपिक कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग का मतलब ये है कि वो टॉपिक पढ़ने पे बार बार भूल जाते हैं और वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं।
अभी कुछ टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कंफ्यूजिंग है। जैसे यदि हम बात करें भारत के इतिहास के बारे में, तो भारत के इतिहास में जो टॉपिक आपके सामने दिए हैं इंडियन कल्चर वाला, लिटरेचर वाला स्पेशली, ये कंफ्यूजिंग टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसको आपको बार बार रिवाइज करना है ना। तो ऐसे टॉपिक को आपको आइडेंटिफाई कर लेना है जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे आते हैं और बार बार पूछे आते हैं, तो आपको उसको रिवीजन बार बार करना है। तो ऐसे हर एक यूनिट से आपको 4-4, 5-5 टॉपिक को आइडेंटिफाई कर लेना है और उसको बार बार रिवीजन करना है, जिससे वो चीज़ें आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएं, तो एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कत ना हो। अगर आपने ये काम कर लिया तो बाकी आपके जो साथ वाले फ्रेंड्स हैं उनसे 15 से 20 क्वेश्चन आप ऊपर मार्जिन में रहोगे और ये सिलेक्शन के लिए पर्याप्त होगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वन। तो मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति में साहित्य बात कर रहे थे, तो यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, ये टॉपिक ऐसा है जो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसको मैं एज ए मॉडरेट टॉपिक बोलता हूँ, मध्यम लेवल का टॉपिक, क्योंकि इसको पढ़ने पे यूजली याद हो जाता है। चंद्रपादुका हत्याकांड कब हुआ, जंगल सत्याग्रह कब हुआ, है ना, ट्यूरिया वाला, या इसके अलावा झंडा सत्याग्रह कब हुआ, ये चीज़ें जो है आमतौर पर हम पढ़ते हैं तो याद हो जाते हैं। इसके अलावा कौन कौन से लोगों ने कहाँ कहाँ विद्रोह का नेतृत्व किया है ना, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो ऐसी क्वेश्चंस जो आमतौर पर पूछे आते हैं। लेकिन आप याद रखें, अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला। ये टॉपिक कंफ्यूजिंग है। प्रमुख कलाओं में जो है बहुत सारी चीज़ें आती हैं, चित्रकला भी आती है, जैसे भित्ति चित्र वगैरह हम बनाते हैं, जैसे अभी ट्राइब्स की भित्ति चित्र पूछे भी गए थे, है ना। तो पिथौरा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण पेंटिंग भी है। तो आमतौर पर यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को। ये टॉपिक आप तरफ भूल जाते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा कॉमन है लोक कलाओं से, लोक कलाएं, लोक साहित्य, लोक संगीत, लोक प्रमुख त्यौहार, इन टॉपिकों से बेसिकली मैच करता है। तो इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है, बल्कि इसको आप आइडेंटिफाई कर लेना उन 50 टॉपिक में। क्यों? बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और ये कन्फ्यूज बहुत करता है। कई बार भूल जाता है कि मालवांचल का है कि निमाड़ांचल का है कि बुंदेलखंड अंचल का है कि बघेलखंड अंचल का है। तो इसको बार बार आप रिवीजन करोगे तभी जाके टॉपिक याद होते हैं। एक है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां बोलियां। हालांकि जनजाति का टॉपिक यूनिट 10 में डाल दिया गया है और उसमें सारी जनजातियां डाल दी गई हैं, लेकिन तब भी जनजातियां और बोलियां तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, बिकॉज ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे आते हैं। हालांकि यहाँ से पढ़ोगे तो यहाँ का भी काम हो जाएगा, यूनिट 10 का भी काम हो जाएगा, है ना। अगला है मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ। साहित्यकार में आपको याद रखना है तकरीबन 10 साहित्यकार पढ़ने हैं, 10 से 12 साहित्यकार में काम हो जाता है, लेकिन उनकी जो कृतियाँ बहुत सारी हैं, एक एक साहित्यकार की 4-4, 5-5 कृतियाँ हैं, तो वो आपको ज़रूर यहाँ पर याद रखनी है, उसको बार बार रिवीजन करना है। बल्कि इसको भी आप आइडेंटिफाई कर लो कि ये भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, लेकिन ये कन्फ्यूज़ करता है, तो इसको आपको बार बार रिवाइज करना है। एक है मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल। ये टॉपिक भी पर्यटन स्थल का बहुत महत्वपूर्ण है। टूरिज्म का टॉपिक भी कंफ्यूज करता है, बिकॉज कई बार ये कन्फ्यूजन आता है कौन सा कहाँ पे है, कंदरिया महादेव कहाँ पे है, चतुर्भुज मंदिर कहाँ पे है ना, ऐसे जो मंदिर हैं, सहस्त्रबाहु मंदिर कहाँ पे है, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, किसने बनवाया है, कौन से वंश के द्वारा उसका निर्माण कराया गया है, आमतौर पे क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछे जाते हैं। 64 योगिनी मंदिर का पूछ लेगा, कौन सा मुरैना वाले का भी पूछ सकता है कि मुरैना वाला 64 योगिनी मंदिर कौन सा है, इसको किस वंश के द्वारा बनवाया गया है ना। तो ये चीज़ें जो है थोड़ा सा आपको मांडू द्वारा पूछ लेगा, वहाँ पे बहुत सारे महल हैं, रानी रूपमती महल है, सरफी महल है, जहाज महल, उनके बारे में पूछ लेगा बेसिकली क्या है। तो ये चीज़ें थोड़ी पर्यटन स्थल वाला टॉपिक थोड़ा मुश्किल है, इसको आपको बार बार रिवीजन मांगता है, बिकॉज यहाँ पर कई बार लोकेशन में कन्फ्यूजन हो जाता है, बिकॉज एक तो है नहीं, करीबन 50 आपको पढ़ने हैं। तो ये वाला टॉपिक जो है ज़रूर कन्फ्यूजिंग है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो इसके बनने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा होती है। एक है मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल। तो हेरिटेज साइट का एक स्पेशल टॉपिक दिया है। हेरिटेज साइट तो यूनेस्को के भी 3 ही है, बाद में टेंजिबल हेरिटेज साइट बनाई गई हैं, ओरछा को भी शामिल कर लिया गया, उसमें ग्वालियर फोर्ट भी है उसमें। लेकिन वैसे हेरिटेज साइट की यदि हम बात करोगे आप, तो कौन कौन सी हैं हमारे यहाँ? 3 है, एक तो खजुराहो है, एक सांची है और एक भीमबेटका है। इनका ईयर भी याद रखना है, बिकॉज इस बार प्रॉपर टॉपिक दिया है। तो पिछली बार बल्कि टॉपिक नहीं दिया था, है ना, ये वाला टॉपिक नहीं था धरोहर वाला, लेकिन इस बार विश्व धरोहर स्थल शामिल कर दिया है। तो खजुराहो कब शामिल किया गया? 1986 में, सांची को 1989 में, भीमबेटका को 2003 में। तो ये आपको याद रखना है। बाद में टेंजिबल हेरिटेज साइट के बारे में भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। तो ट्रैवल पर्सनालिटीज़ की बात करें तो ट्रैवल पर्सनालिटीज़ में ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन पूछा आता है, या तो किसी को यदि कोई विशेष चित्रकला में तो कोई निपुण है तो वो क्वेश्चन वहाँ से पूछ दिया जाता है, या इसके अलावा ट्रैवल पर्सनालिटीज़ में किसी को कोई भी
अवार्ड मिला है, पद्मश्री पद्म भूषण मिला है मध्य प्रदेश से, तो वहाँ से क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल बन जाता है ना। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। बहुत कन्फ्यूजिंग नहीं, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा मेहनत किया जाए तो अच्छे से तैयार किया सकता है। तो मध्य प्रदेश के इतिहास संस्कृति एवं साहित्य की बात करें, कहाँ से पढ़ना है डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, लेकिन कैसे पढ़ना है इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं कि यहाँ पर कुछ टॉपिक्स को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं और यहाँ पर कन्फ्यूजन भी होता है, इसलिए इनको बार बार रिवाइज करना है ना। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक। भारत का भूगोल। भारत का भूगोल की बात करें तो ये वाला टॉपिक हालांकि वर्णवाल की सर की किताब से पढ़ सकते हैं, वर्णवाल की किताब काफ़ी अच्छी है। वैसे पेरियार की भी एक बुक आती है, पेरियार की बुक इज़ अ वेरी पॉपुलर बुक, आप उस किताब से पढ़ सकते हैं। जो भी किताब आपके पास में है उसी किताब को आप प्रेफर करें। वैसे मैं बहुत ज़्यादा बुक बार बार चेंज करने के लिए सजेस्ट नहीं करता, इन केस आप किसी कोचिंग के नोट से पढ़ रहे हैं तो आप उसी से पढ़ें। बस ये कर सकते हैं आप, उसमें जगह जगह यदि आपको लगता है कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो उसको अपडेट कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। लेकिन आप जो भी किताब प्रेफर कर रहे हैं, जो भी नोट्स प्रेफर कर रहे हैं, आप उसी को पढ़ें। मेरे कहने से आप चेंज ना करें, बट हाँ यदि मैं अपनी बात करूँगा कि यदि कोई फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए आप इन किताबों को प्रेफर कर सकते हैं, है ना। बाकी कोचिंग वाले भी जो नोट्स बनाते हैं वो आमतौर पे ऐसी किताबों को प्रेफर करके ही नोट्स बनाते हैं, साथ में एनसीईआरटी को भी मिक्सअप करते हैं। तो आप कोई भी कोचिंग के नोट्स यदि आप पढ़ते हैं तो वो रिलेवेंट है। अब टॉपिक है जैसे पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ और झीलें। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। ट्राइबोट्री से क्वेश्चन आमतौर बन जाते हैं, पठारों से क्वेश्चन बन जाते हैं, पहाड़ियों से क्वेश्चन कई दफ़ा बनते हैं, पर्वत से बनते हैं, झीलें बनते हैं, है ना। तो ये टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जलवायु घटनाओं में, अब देखो पहले ये अलग से नहीं लिखा था, लेकिन अब एल नीनो और लानिना के बारे में प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है कि क्या है। तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि एल नीनो में क्या होता है। पेरुवियन कोस्ट जो है, पेरुवियन कोस्ट में क्या होता है कि एल नीनो होता है। एल नीनो की बात करें तो हमारे भारत के मानसून में क्या फ़र्क पड़ता है। एल नीनो के कारण बारिश कम होती है, ज़्यादा होती है भारत में, तो ये चीज़ें पता होना चाहिए। लानिना का क्या असर पड़ता है, ये चीज़ें पता होना चाहिए। दक्षिणी दोलन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। दक्षिणी दोलन ये क्वेश्चनेबल यहाँ से एक बार यूपीएससी में पूछा भी गया था। पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे एज ऑफ नो हमारे ठंडी में जो बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण होती है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है। ऐसे एज ऑफ नो देखा जाए तो जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके कारण जो हमारे ठंडी में बारिश होती है उसको हम लोग मावठा भी बोलते हैं, है ना। जलवायु परिवर्तन के परिणाम, ये भी आपको पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, प्रयास करें इनके। ये थोड़ा फिजिकल ज्योग्राफी से जुड़े हुए टॉपिक हैं, इसको पढ़ने के लिए आप एनसीईआरटी को प्रेफर कर सकते हैं ना। प्राकृतिक संसाधन में वन, खनिज, जल संसाधन है, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं। प्रमुख फसलें, खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की रणनीतियाँ। देखो जो टॉपिक आपको बुक में अच्छे से ना मिल रहा हो तो उसको आप नेट में सर्च करके देख भी सकते हो। ये मत कह कर देना कि कोई बोले कि हाँ यहाँ मिल रहा है, वो वहाँ मिल रहा है, तो उसको आप पढ़ने लग जाओ। इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बिल्कुल कंप्रेस फॉर्म में, समरी के फॉर्म में मिल जाती हैं, तो आप उसको खोलो खटाक से और एक कॉपी में लिखो, पेन उठाओ और उसमें नोट कर लो, दैट्स इट। ऐसा नहीं कि दुनिया भर ये किताब इकट्ठे करने लग जाओ कि हाँ खाद्य सुरक्षा फलानी किताब में लिखा हुआ है, तो आप फलानी किताब खोल के उसको खोल के देख रहे हो कि हाँ इसमें कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, उसको एक एक लाइन पढ़ रहे हो। दैट्स नॉट रिलेवेंट। आपको सिर्फ पता होना चाहिए खाद्य सुरक्षा कब लाया गया, इसके लिए कोई एक्ट है तो वो आपको पता होना चाहिए, बस इतनी पता होना चाहिए, दैट्स इट। तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग किसी भी टॉपिक के लिए नहीं पढ़नी है, तो आपको 50 किताबें नहीं पढ़नी है। आप एक रेफरेंस बुक लो और जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं उसके लिए आप किसी भी गूगल में उसको सर्च कर लो, किसी भी वेबसाइट में थोड़ा सा अपडेट दिया रहेगा, उसको आप लिख लो, बस उतना ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। 50 किताबें पढ़ना नहीं है, 50 जगह नोट्स भी नहीं प्रेफर करना है, जो भी एक जगह आप जा रहे हो वहीं पे आप करना है। एवरली हमारी कोचिंग में भी बैच लॉन्च होता है, तो मैं भी कहता हूँ इन केस आपने कहीं से भी प्रॉपर तरीके से ढंग से पढ़ाई नहीं करी तो उस कंडीशन में आप हमारी कोचिंग में आओ। यदि आप कहीं ऑलरेडी कर रखे हो तो आप वहीं से प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करो, जो नोट्स उन्होंने बनवाए हैं आप उसी को बार बार रिवाइज करो, दैट्स इंपॉर्टेंट। क्योंकि कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, मेहनत करके पढ़ा रहा है, और कहीं दूसरी जगह से तो कोई एलियन तो है नहीं कि दूसरी दुनिया से लेके आएगा, है ना। यहाँ पे जो है उसी को पढ़ा रहा है, तो आपको उसी को बार बार रिवाइज करना है, बस रिवीजन इज द की। एग्जाम में आमतौर पे सिलेक्शन ना बनने वाले क्वेश्चन के कारण नहीं होता, जो आपसे नहीं बन रहा है मोस्टली लोगों से नहीं बन रहा है। एग्जाम में सिलेक्शन जो नहीं होता वो ऐसे क्वेश्चंस के कारण सिलेक्शन नहीं होता जो आपको लगता है कि पढ़ा तो है लेकिन कंफ्यूज हो रहा है, याद नहीं आ रहा है, ये होगा कि ये होगा।
तो आम तौर पर आपका जो सिलेक्शन रुकता है वो ऐसे क्वेश्चन से कारण रुकता है। जिन क्वेश्चंस का नाम किसी ने नहीं सुना है उसके कारण सिलेक्शन नहीं रुकता है, वो तो हर किसी कंडीशन कॉमन है। लेकिन जिन क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आपने पढ़ा देखा और बोला ये तो पढ़ा है कहीं, लेकिन याद नहीं आ रहा ये वाला ऑप्शन है कि ये वाला ऑप्शन है, बस उन्हीं क्वेश्चन कारण आप बाहर हो रहे हो। तो आपको इसीलिए कह रहा हूँ बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन करोगे तो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। अगला है ऊर्जा के पारंपरिक गैर पारंपरिक स्रोत। सिर्फ पता होना चाहिए पारंपरिक क्या होता है, गैर पारंपरिक क्या होता है। पारंपरिक में देखो तो यहाँ पे थर्मल एनर्जी जो है पारंपरिक में आएगा, हाइडल एनर्जी पारंपरिक में आएगा। गैर में कौन सा आएगा, सौर ऊर्जा हो गई, विंड एनर्जी हो गई, है ना, इस तरह से जियो थर्मल एनर्जी हो गई। भारत में प्राकृतिक खतरे एवं आपदाएं, आपदाओं के जुड़े हुए जो एक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या होता है, इसको हेड कौन करता है, ऐसी चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। जो हमारे देश में कुछ प्रमुख आपदाएं हैं, इस पर इसलिए भोपाल गैस ट्रेजेडी या ऐसी कोई ट्रेजरीज हैं तो उसको भी आपको पता होना चाहिए। जो हाल ही में हुई उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। भारत में प्रमुख चक्रवात जो साइक्लोन्स हैं उसके बारे में पूछा जाता है। नामकरण कैसे होता है यह भी हल्का पढ़ लेना। जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व, ग्रामीण नगरीय प्रवास। तो जनसंख्या वृद्धि थोड़ा सा सेंसस जुड़े हुए टॉपिक हैं, तो इसको थोड़ा सा आप सेंसस के फॉर्म में पढ़ लेना। सेंसस 2011 के डेटा जो है उसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा भारत के कॉन्टेक्स्ट में। और खासतौर जो घनत्व वगैरह दिया हुआ है, जनसंख्या घनत्व वगैरह, ये तो पता होना ही होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है ना। तो इन टॉपिक को थोड़ा सा इससे पढ़ लें। साथ में रैंकिंग पढ़ लीजिएगा, पॉपुलेशन में मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या है, एरिया वाइज मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से राज्य की सर्वाधिक है, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये आपको पढ़ना कहाँ से, वर्णमाल या पेरियार की बुक से पढ़ सकते हैं या इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहूँगा, जो भी किताब यदि आप पढ़ रहे हो तो उसी किताब को कंटिन्यू करो, बहुत ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस हाँ ये है कि प्रीवियस क्वेश्चन को बार बार देखते रहें तो आपको आइडिया मिलती जाएगी कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। आगे चलते हैं, अगला हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का भूगोल। तो मध्य प्रदेश का भूगोल भी आप उसी से पढ़ लेंगे जो परीक्षा धाम की किताब आपने खरीदी होगी, है ना, या कोई भी पुणे करे महावीर किताब जो भी आपके पास में है। मध्य प्रदेश के भूगोल में वन, वनोपज, नदियाँ, पहाड़ियाँ और पठार। तो वन, वनोपज का टॉपिक भी यहाँ काफ़ी बड़ा है, बिकॉज यहाँ पे फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं, फिर नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व सब पढ़ रहे हैं, फिर रामसार स्थल भी पढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के सारे पढ़ रहे हैं। और ख़ासतौर से रामसार स्थल में जो रिसेंट अपडेट्स हैं, जो 3 नए जोड़े गए हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा सकता है सिरपुर तालाब कहाँ पे है ना। तो ये चीज़ें भी आपको पढ़नी है। तो रिसेंट अपडेट्स लेकर पढ़ना है, मतलब प्रयास करना है कोई नई किताब खरीद लेना, जिससे कि आपको जो नए नए अपडेट्स हुए हैं उसके बारे में जानकारी मिल जाए। नदियाँ तकरीबन 10-12 नदियाँ हैं, वही बार बार वहीं से पूछा आता है। तो ट्राइब्यूटरीज उनकी पढ़ लेना प्रॉपर तरीके से, कौन सी नदी कहाँ से उद्गम होती है, कहाँ से किससे मिलती है, किस नदी से मिलती है। साथ में इसमें कौन से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं, आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। पहाड़ियाँ ले दे के 4-5 पहाड़ियाँ हैं, महकाल, भांडेर, है ना, कैमूर, भांडेर, महकाल, महादेव, गाविलगढ़, राजपीपला, बड़वानी, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण ले दे के पहाड़ियाँ हैं, कुछ लिमिटेड पहाड़ियाँ हैं, तो वो आपको पढ़ना है। पठार, प्लेटू, यहाँ पे आमतौर पे भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि बुंदेलखंड प्लेटू बताओ इसका सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है। सिद्ध बाबा चोटी कौन से प्लेटू की सबसे ऊंची चोटी है ना, या मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आमतौर पे ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं, तो ये थोड़ा आपको पढ़ना है। पठार वैसे पढ़ना ही है। जलवायु में ऋतुएं, तापमान, वर्षा। देखिए ऋतुओं में आमतौर पर देखा जाए तो हालांकि एग्रो क्लाइमेटिक जोन से पूछे आते हैं, कितने हैं, 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। क्रॉप जोन कितने पूछे आते हैं, हालांकि वो थोड़ा सा एग्रीकल्चर का टॉपिक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी से कनेक्ट करता है। कौन से प्रकार की जलवायु मध्य प्रदेश से पाई जाती है, ऐसे मध्य प्रदेश का ट्रॉपिकल जोन है, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी मध्य प्रदेश में है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी मध्य प्रदेश में है। यदि आप पढ़ोगे प्रॉपर तरीके से कि 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री का जो रीजन है ये ट्रॉपिकल में आता है। मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा के नीचे वाला जो पोर्शन है वो किस में आएगा, ट्रॉपिकल जोन में आएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आएगा। और इसके ऊपर का जो क्षेत्र है 45 डिग्री तक क्या होता है, सब ट्रॉपिकल जोन होता है। फिर 45 के बाद 66.5 डिग्री तक का जो पोर्शन होता है ये टेम्परेट जोन में होता है ना, शीतोष्ण। तो ये इसके बाद का जो जोन है वो किस में है, सब ट्रॉपिकल में है। तो मध्य प्रदेश में ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल दोनों प्रकार के क्लाइमेट पाए जाते हैं, है ना, उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जलवायु किस तरह की पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं। इसके अलावा ऋतुओं में ये भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि इस मौसम को क्या बोलते हैं, जैसे ठंडी के मौसम को क्या बोलते हैं, है ना, सियाला किसको बोलते हैं, यूनाला किसको बोलते हैं, मावठा किसको बोलते हैं, है ना, चौमासा किसको बोलते हैं। तो ये लोकल नेम भी आपको पता होना चाहिए।
तापमान वर्षा कहाँ पे कितना तापमान होता है। अब ये क्वेश्चन बहुत बेसिक पूछ लेते हैं कि वर्षा कहाँ ज़्यादा होती है, साउथ में ज़्यादा होती है कि नॉर्थ में ज़्यादा होती है ना, कहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ऐसे बेसिक कहाँ पे सबसे अधिक टेम्परेचर होता है, मध्य प्रदेश से कौन सा सबसे गर्म क्षेत्र है। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में मिट्टियों का इस बार प्रॉपर जिक्र किया गया है। तो मिट्टियाँ तो हालांकि हम लोग पहले ही पढ़ते रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा मिट्टी को डिटेल में पढ़ना है। सब पता होना चाहिए। ब्लैक सॉयल कहाँ पे है, मालवा क्षेत्र में ब्लैक काली मिट्टी है। लाल पीली मिट्टी आपके पूर्वी क्षेत्र में देखने के लिए मिलती है, स्पेशली बघेलखंड के क्षेत्र में। तो ये चीज़ें पता है। खनिज संसाधन, जो महत्वपूर्ण खनिज संसाधन खनिज एरिया है, जैसे मलासखंड हो गया, भरवेली हो गई। मलासखंड की बात करें, ये आपके कॉपर के लिए फेमस है। भरवेली मैग्नीज के लिए फेमस है। अगरगांव है जो कि आपके नर्मदापुरम में है, जो कि टंगस्टन के लिए फेमस है। इसके अलावा कार्बन की बात करें तो कार्बन के लिए भी काफ़ी सारी, सोहागपुर है जो सबसे बड़ी माइन है। इसके अलावा आपकी जो सिंगरौली में कोल की सबसे मोटी लेयर 136 मीटर की कोल क्लियर पाई गई है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन मझगांवा की माइन पूछ लेगा, आपको बताओ कौन सी मिनरल के लिए फेमस है ना। ऐसे क्वेश्चन आमतौर बन जाते हैं। प्रमुख फसलें, जल संसाधन, सिंचाई एवं सिंचाई परियोजना। सिंचाई एवं सिंचाई परियोजना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं कि कौन सी परियोजना का नाम क्या है। पुराना नया कुछ ही पूछ लेगा। जैसे मान लो पूछेगा जोगबट परियोजना का नया नाम क्या है, तो चंद्रशेखर आजाद परियोजना है। बरगी डैम का नया नाम क्या है, अवंती सागर प्रोजेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं। बावनथड़ी परियोजना का नया नाम क्या है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको पढ़नी है। प्रमुख फसलें भी पता होना चाहिए आप लोगों को, कौन से क्षेत्र में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, मालवांचल में कौन सी है, बुंदेलखंड बघेलखंड में क्या है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। साथ में क्रॉप एरिया, क्रॉप जोन मध्य प्रदेश में 5 हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, इसकी यदि हम बात करें तो ये भी वही टॉपिक सेम है, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल। थोड़ा सा मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में पता होना चाहिए आप लोगों को। मध्य प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें बताया जाता है कि कौन से स्रोत के माध्यम से सबसे अधिक उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में बिजली का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, कितना होता है, किस एरिया से होता है, थर्मल से होता है कि हाइडल्स होता है, ये भी मिल जाता है। और साथ में एक क्वेश्चन जो पूछा आता है, सबसे अधिक एनर्जी का जो कंजप्शन है ऊर्जा का, वो हम किस क्षेत्र में करते हैं। तो याद रखिए सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में करते हैं, उसके बाद होम में करते हैं, घरों में। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्टली इस तरह से पूछे गए एमपीपीएससी के अभी हाल ही में जो डिफरेंट एग्जाम्स हुए हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, कौन सा उद्योग कहाँ पे है, आमतौर पे यही चीज़ें एग्जाम में पूछ जाती हैं। बेसिक क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, नगरीकरण, ये पूरा का पूरा आपका सेंसस का टॉपिक है। तो ये सेंसस से आपको पढ़ लेना होगा। सेंसस 2011 से है ना। तो ये रहा मध्य प्रदेश का भूगोल। लेकिन याद रखिएगा जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ लगभग इसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ आते हैं, इसलिए आपको पढ़ाई इस लेवल की करनी है और साथ में प्रीवियस क्वेश्चन को बार बार देखते रहना है। भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, ये टॉपिक हो गया मध्य प्रदेश पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी। अब देखिए इस बार पॉलिटी भारत और मध्य प्रदेश दोनों की मर्ज कर दिया है। पहले पॉलिटी इकोनॉमी के साथ मर्ज थी, लेकिन अब अलग सेपरेट टॉपिक बना दिया है। जैसे संविधान सभा आपको पढ़नी है, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या कितने मेंबर थे, ये सब पढ़ना है आपको, है ना। पूरा उसका प्रोसेस आपको पढ़ना है। वो चीज़ें आपको सारी की सारी कहाँ से पढ़ सकते हो आप, लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हो। लक्ष्मीकांत इज द बेस्ट बुक फॉर इट। जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं उसको आप अपडेट कर लो। जैसे कुछ चीज़ें आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगी, जैसे मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ोगे तो ये पूछा जाता है मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश में इस बार कितनी महिला विधायक चुनी गई। ऐसे जो चीज़ें होती हैं इसको आप इंटरनेट से ढूंढ सकते हो। यदि आपको नहीं मिल रहा तब भी तो मध्य प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट में जाना, और मध्य प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट में सारी चीज़ें यथावत मिल जाती हैं सबसे बेस्ट फॉर्म में। कहीं यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये किताब वो किताब पढ़ो। मध्य प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट में जाओ, सारे अपडेट मिलते हैं। साथ में मध्य प्रदेश विधानसभा की जो अलग अलग कमेटीज़ हैं उसमें कितने मेंबर होते हैं वो भी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो सब कुछ वहाँ पे दिया हुआ है। इसके साथ में लक्ष्मीकांत को आप क्लब कर लोगे तो सारा काम आपका हो जाएगा। ठीक है, आपको यह वहाँ बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो संविधान सभा हो गई, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद, तो ये तो पढ़ते ही हैं आप। राष्ट्रपति, अब दुनिया भर के क्वेश्चन पूछे आते हैं। राष्ट्रपति का महाभियोग कौन से आर्टिकल में है। संसद में लोकसभा राज्यसभा की अलग अलग कमेटीज़ हैं, उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। पब्लिक काउंट कमेटी लोक लेखा समिति पूछिएगा। तो संसद का टॉपिक काफ़ी विस्तृत है, राष्ट्रपति का टॉपिक भी विस्तृत है। इसको आपको अपने लक्ष्मीकांत से पढ़ना है प्रॉपर तरीके से। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक व्यवस्था, पूरा आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है। इसमें खास तौर से जो रिट पिटिशंस होते हैं वो आप पढ़ लेना। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट वाला है, आर्टिकल 226 जो हाई कोर्ट का है। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए और साथ में उसको बार बार आप रिवाइज करते रहो। संवैधानिक संशोधन, ये टॉपिक काफ़ी लेंदी टॉपिक है, जो महत्वपूर्ण संशोधन है, जो बार बार क्वेश्चन पूछाते हैं। जैसे 91st अमेंडमेंट एक्ट का भी पूछा गया था, है ना। 61st अमेंडमेंट एक्ट का पूछा गया था। तो ऐसे जो टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट होते हैं उसको थोड़ा सा आप
ज़्यादा फोकस करना। इसके अलावा संवैधानिक संशोधन में जो हमारे पंचायती राज सिस्टम को अपडेट किया, पंचायती राज सिस्टम का जो अमेंडमेंट है वो आपको पता होना चाहिए 74th के बारे में। तो ऐसे कई सारे बहुत सारे जो खास अमेंडमेंट्स हैं, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास भी लाया गया तो उसका अमेंडमेंट आपको पता होना चाहिए। तो ये जो नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स हैं, ये जो मेन अमेंडमेंट्स हैं उसको आप पढ़िएगा। बाकी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट में बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाना, लेकिन जो मेन अमेंडमेंट्स हैं जो क्वेश्चन अक्सर पूछे आते हैं, और इसके लिए बल्कि मैं आपको कहूँगा चाहे वो भारत का इतिहास हो, चाहे मध्य प्रदेश का भूगोल हो, ज्योग्राफी हो, चाहे आपका अभी पॉलिटी आप पढ़ने जा रहे हो, इन सभी पोर्शन के लिए, चाहे वो इकोनॉमी हो, इन सभी पोर्शन को किसी भी किताब से आप पढ़ो। लेकिन आप इस चीज़ को आप याद रखना कि आप इनको पढ़ते पढ़ते जो हमारी घटना चक्र आती है, घटना चक्र के एमसीक्यू जरूर लगाना, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए तो आप परीक्षा धाम पढ़ लोगे, लेकिन वैसे के लिए आप घटना चक्र को जरूर प्रेफर करना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको घटना चक्र में प्रैक्टिस करने के लिए खूब मिल जाएगी। इन केस आपने पढ़ा भी लक्ष्मीकांत प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा तो घटना चक्र उस जो गैप है उसको फिल कर देगा, है ना। बाकी लक्ष्मीकांत पढ़ना है लेकिन घटना चक्र से प्रैक्टिस करना है। नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक सिद्धांत में कुछ सिद्धांत अक्सर पूछे आते हैं, जैसे आर्टिकल 40 पूछ लेगा क्या है, 44th आर्टिकल 44 क्या है। ऐसे जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, अब सारे के सारे गांधीयन प्रिंसिपल वाले पूछे आते हैं, गांधीवादी सिद्धांत वाले, और इसके अलावा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल हो गया, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, सब पूछे आते हैं। तो वो थोड़ा सा इसको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। कर्तव्य में भी पता होना चाहिए, जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं वो भी पता होना चाहिए आप लोगों को। मौलिक अधिकारों में किसी भी अधिकार के बारे में पूछ लिया जाएगा, आर्टिकल 32 ज़्यादा पूछा आता है, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन बाकी मौलिक अधिकारों के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ये भी आपको याद रखना है कौन से आर्टिकल्स ऐसे हैं, कुछ राइट्स ऐसे हैं जो भारत के सिटीजन को ही केवल मिलते हैं, विदेशियों को नहीं मिलते, तो उसका भी नंबरिंग आपको पता होना चाहिए कौन कौन से विदेशियों को नहीं मिलते, है ना। अगला राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सामुदायिक आयोग एवं संस्थाएं। अब देखो ये टॉपिक जो 10th यूनिट में होता था, ये अब एक सेपरेट टॉपिक में सिर्फ डाल दिया है, तो इसमें फिर भी आपको सारी पढ़नी पड़ेगी। लक्ष्मीकांत में जो लास्ट क्लास में दिया होता है सारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी, वो सारी आपको पढ़नी है और प्रॉपर तरीके से देखना है कि उसमें किसका फॉर्मेशन कैसे होता है। अब इसमें बहुत डिटेल में आपको एक्ट वैक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, चूँकि अब एक्ट पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, ये सब आपको पढ़ना है, लेकिन साथ में पढ़ते पढ़ते मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो उसको रिवीजन कर लीजिएगा बार बार। मंत्री जो हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं, उनको आपको बार बार रिवाइज कर लेना है। साथ में मध्य प्रदेश में ये भी कल्चर है कि ये पूछा आता है कि कौन सा मंत्रालय किसके पास में है, तो ये भी थोड़ा सा जो रिसेंट अभी मंत्रालय बना है उसके बारे में हल्का पढ़ लीजिएगा, कौन प्रेजेंट टाइम में किस विभाग में कौन मंत्री है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके अलावा विधानसभा के जो प्रोविजंस हैं वो पता होना चाहिए आप लोगों को। जैसे कभी पूछ लिया आता है मनी बिल, धन विधेयक है कि नहीं, ये डिक्लेयर करने का अधिकार विधानसभा में किसके पास होता है, तो विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है। तो ऐसी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उच्च न्यायालय के जो महत्वपूर्ण प्रोविजंस हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं, तो ये आपको लक्ष्मीकांत में प्रॉपर तरीके से मिल जाता है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था, ये आपको प्रॉपर तरीके से लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। कौन कौन सी प्रॉपर तरीके से कमेटीज़ हैं, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, है ना, इस तरह की कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, ये आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ से मिल जाएगा, उससे आप पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश में सुशासन, ये टॉपिक नया है, इसके बारे में ज़रूर थोड़ा सा आप गूगल कर लीजिएगा, वहाँ से मिल जाएगा। गुड गवर्नेंस के बारे में, अभी गुड गवर्नेंस अवार्ड भी हमारे मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री को दिया गया था, शिवराज सिंह चौहान को, है ना, डॉक्टर कलाम गुड गवर्नेंस अवार्ड। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम अपडेट करेंगे। हालांकि हम भी प्रयास करेंगे अपनी तरफ से इन चीज़ों में कंटेंट दिया जाए, जो नए टॉपिक इस तरह के ऐड हुए हैं जो मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है। अगला है अपना भारत एवं मध्य देश की अर्थव्यवस्था। ओके, तो आपको बैच के बारे में जानकारी दे रहा था, जरा दे दूँ। तो हमारे पास बैच उपलब्ध है MPPSC 2024 प्रीलिम्स के लिए, ये नए सिलेबस के एक आधार पे ही होगा, और ये बैच 11 जनवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और एज ऑफ 26 जनवरी तक के लिए रिपब्लिक डे ऑफर है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ इस नंबर पे मैसेज करना है 8826033004 में, व्हाट्सएप या टेलीग्राम में, कि आई वांट टू ज्वाइन MPPSC प्रीलिम्स 2024 बैच कोर्स। तो यहाँ पे आपको QR कोड हमारा शेयर किया जाएगा, उसमें आप पेमेंट करने वाले स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे तो आपको हमारे बैच कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा, और वहाँ से आप क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। इन केस आपने तैयारी प्रॉपर तरीके से नहीं करी है, यदि आपने तैयारी प्रॉपर तरीके से कर रखी है या आपने सेल्फ स्टडी करने का मन बना रखा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बैच इसलिए लॉन्च किया गया है जिससे आपको प्रिपरेशन में आसानी हो जाए, है ना। चलिए, अगला टॉपिक है अपना भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था।
ये है इकोनॉमी का टॉपिक। भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। देखिए, इंडियन इकोनॉमी में वर्तमान में मध्य प्रदेश की स्थिति पूछी गई है, तो इसमें मध्य प्रदेश को डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स में मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या है, ये भी आपको हल्का पढ़ना है, ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वन। इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए बेसिकली देखा है तो आप कोई भी किताब प्रेफर कर सकते हैं। रमेश सिंह की बुक आती है इकोनॉमी की, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, या इसके अलावा एक सिंपल सी उसकी तुलना में ज़्यादा नॉर्मल सी बुक है संजीव वर्मा की बुक। ये किताब आप इकोनॉमी के लिए प्रेफर कर सकते हैं, थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज सिंपल है, तो आप संजीव वर्मा की बुक को प्रेफर कर सकते हैं। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, 11th क्लास की आप एनसीईआरटी पढ़ लें और उसके साथ में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ें। मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये किताब में इकोनॉमी का बेसिक कॉन्सेप्ट सारा कवर कर दिया गया और काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है। यदि आप ये पढ़ेंगे एनसीईआरटी वाली मैक्रो इकोनॉमिक्स और 11th क्लास की एनसीईआरटी, तो इससे आपका मेजर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति है, तो ये तो हालांकि कई सारा पोर्शन आपको मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ें हैं वो आपको आपकी जो भी किताब मध्य प्रदेश की ले रहे हो, जैसे परीक्षा धाम ले रहे हो या पुणेकर ले रहे हो, महावीर ले रहे हो, तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल, ये चीज़ें वहाँ से मिल जाएगी। सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, तो ये चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएगी। लेकिन इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश को और अच्छे से पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको आप पढ़िएगा। मध्य प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्षण है इसमें मेजर पोर्शन ये टॉपिक मिल जाएंगे इकोनॉमी सर्वे में, और साथ ही बजट का अपडेट पढ़ लेना है ना, तो यहाँ से आप करोगे तो पोर्शन हो जाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग, एमएसएमई एवं अधोसंरचना का विकास, तो ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कृषि, ये टॉपिक लिटरली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अधोसंरचना का विकास जो है ये आपको थोड़ा सा करंट अफेयर जो मध्य प्रदेश का है उससे भी थोड़ा सा रिलेट करके आप पढ़ोगे तो वहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद, ये तो पूरा करंट अफेयर का टॉपिक है, तो कौन जिले में कौन सा उत्पाद है इस समय चर्चा में है, तो वो चीज़ें आप यहाँ से पढ़ोगे तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, है ना। मध्य से बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये आपको पढ़ लेना होगा। ये बौद्धिक संपदा अधिकार में ही आता है, बेसिकली दिखाया तो जीआई टैग थोड़ा सा। और बाद में आपको जो कॉपीराइट क्या होता है, इसके अलावा ट्रेडमार्क क्या होता है, ये चीज़ें आपको हल्का पता भी होना चाहिए कि बेसिकली किस चीज़ में कॉपीराइट होता है, किस चीज़ में ट्रेडमार्क होता है ना, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको पढ़ लेनी है अपने साइड से। भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियाँ, कृषि उद्योग में सेवा क्षेत्र, ये थोड़ी आपको पढ़ना है। साथ में जो हमारा भारत का इकोनॉमिक सर्वे है उसको भी थोड़ा सा आपको अपडेट करना है, वहाँ से भी ये सारे डेटा आपको, रिसेंट डेटा जो है इसमें, ये कृषि क्षेत्र का कितना कंट्रीब्यूशन है हमारे इकोनॉमी में, या इसके अलावा जो लेबर है उसमें कृषि क्षेत्र का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो ऐसे क्वेश्चन जो आमतौर पूछे आते हैं वो यहाँ से बड़ी आसानी से बन जाते हैं। वित्तीय संस्थाओं में रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सेबी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, गैर बैंकिंग मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी को बोलते हैं। जैसे आपका पेटीएम है ये एनबीएफसी हो गया है ना, एयरटेल पेमेंट बैंक की आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो गया। तो ये चीज़ें जो है ना ये आपको प्रॉपर तरीके से संजीव वर्मा की किताब मिल जाएगी, रमेश सिंह आप पढ़ रहे हो तो रमेश सिंह की मिल जाएगा, कोई भी किताब आप इकोनॉमी की जो पढ़ रहे हो वहाँ पे सारे टॉपिक यहाँ प्रॉपर तरीके से दिए होते हैं। भारत की विदेशी व्यापार की नीतियाँ, G20, सार्क था एशियान, तो ये प्रकार से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इसको आप इन किताबों में मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से, या अपने साइड से भी अपने गूगल में सर्च करके आप इसको देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्योंकि G20 में जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, जो रिसेंट मीट है, वो शायद आपको इन किताबों में ना मिले, तो उसका हल्का आप गूगल कर लोगे तो वहाँ पे G20 कब इस्टेब्लिश हुआ ये आपको पता चल जाएगा, G20 का ध्येय वाक्य क्या है ये पता चल जाएगा, G20 के भी रिसेंट मीटिंग कौन कौन सी हुई ये पता चल जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, तो ये चीज़ें वहाँ से अपडेट कर सकते हो। आसियान का भी ऐसा ही है, आसियान में कितने मेंबर हैं, भारत का उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी उसी बहाने आप पढ़ लोगे प्रॉपर तरीके से, तो ये चीज़ें आपको वहाँ से कर सकते हैं। 13 भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पढ़ने के लिए आप संजीव वर्मा की किताब को प्रेफर कर सकते हैं। रमेश सिंह की तुलना में थोड़ा ज़्यादा ठीक लगी, सिंपल है। और इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक को यदि आप प्रेफर करते हैं तो इससे भी काम हो जाएगा। 11th क्लास की एनसीईआरटी साथ में क्लब कर लेना, और साथ में इकोनॉमिक सर्वे भारत का और मध्य प्रदेश का पढ़ना। मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण ज़्यादा अच्छे से पढ़ेगा, बिकॉज यहाँ पे कई सारे टॉपिक यहाँ पे सीधे सीधे वहाँ के फैक्ट मिल जाते हैं। चलते हैं 7th यूनिट में, विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य। विज्ञान, पर्यावरण, स्वास्थ्य, इसको पढ़ने के लिए हालांकि सजेस्ट किया आता है कि आप एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हैं। 10th क्लास की एनसीईआरटी में रिकमेंड करूंगा कि इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इसके साथ में आप एडिशन में आप पढ़ सकते हो लुसेंट। लुसेंट में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, आई मीन जो साइंस ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये चीज़
मैटर नहीं करती, बिकॉज बहुत सारे टॉपिक उनको ऑलरेडी पता होते हैं। लेकिन जो हमारे बाकी जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के फ्रेंड्स हैं, आर्ट बैकग्राउंड के फ्रेंड्स हैं, तो उनको थोड़ा दिक्कत जाती है। तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लुसेंट ही प्रॉपर तरीके से पढ़ो, यहाँ वहाँ बुझा मत भटको, या एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो। 10th क्लास और 9th क्लास की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो, तो इसमें आपका मेजर पोर्शन इसमें मिल जाएगा। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, प्रारंभिक ज्ञान, ये आपको लुसेंट में मिल जाएगा। भारत की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान है, उनकी उपलब्धियां, ये भी आपको लुसेंट में मिल जाएगा, है ना। उपग्रह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये आपको लुसेंट में मिल जाएगा। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां, ये आपको थोड़ा रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, ये आपको थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ना पड़ेगा। वैसे आप दृष्टि IAS के भी कुछ PDFs मिल जाते हैं, वहाँ से भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसमें भी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो वार्षिकी होती है 365, वहाँ से प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध होता है। मानव शरीर संरचना, ये भी काफ़ी, ये तो सिंपल है आपका, आपके एनसीईआरटी मिल जाएगा। पोषण आहार, पोषक तत्व, कुपोषण, ये आपके एनसीईआरटी मिल जाएगा। हो सके प्रयास करना आप एनसीईआरटी से पढ़ना, साथ में जो विटामिन वगैरह हैं, मिनरल्स, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटी मिल जाती है। हालांकि साथ में आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ लेना, स्पेक्ट्रम में सारी चीज़ें उसमें साथ में दी है। अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, कारण प्रभाव निदान कार्यक्रम, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम, संक्रामक रोग, उनकी रोकथाम में स्वास्थ्य सूचक। स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम, ये थोड़ा सा हेल्थ बेस्ड जो स्कीम्स हैं, ये थोड़ा सा आपको करंट अफेयर से क्लब करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा रिसर्च भी करना पड़ेगा। गूगल में सर्च कर लीजिएगा कि हेल्थ बेस्ड कौन कौन सी स्कीम है। हालांकि हेल्थ बेस्ड स्कीम पे मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है 5-6 वीडियोस का, उसको भी आप देख सकते हैं, जो कि मेडिकल ऑफिसर्स के लिए बनाया गया था उस वीडियो को, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। सतत विकास की अवधारणा, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब देखो SDG इस पर लिखा हुआ है, तो SDG आप पढ़ लेना इसके डिटेल में, कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, पहला SDG क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। तो 17 गोल हैं, तो ये सारा पता होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कब से कब तक के लिए है, तो 2015 से लेके 2030 तक के लिए, तो ये जानकारी भी आपको प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। इसके पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हुआ करता था 2000 से लेके 2015 तक, तो इस बार ये दिया हुआ है, मतलब 17 के 17 गोल आपको इस बार याद करके जाने हैं, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, है ना। पर्यावरणीय कारक, पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता, ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, ये कुछ टॉपिक, हालांकि जो लास्ट वाले हैं इसको पढ़ने के लिए आप इन्वायरमेंट की बुक आती है शंकर IAS, आप उससे ही पढ़ सकते हैं। हालांकि बहुत लेंदी है, इससे बेहतर हालांकि मैं सजेस्ट करूँगा कि आप गूगल में सर्च करके देख लेना, वहाँ पर मिल जाएगी प्रॉपर तरीके से आपको, है ना। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट वन। अगला टॉपिक है आपका अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय में मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पढ़ने के लिए आप स्पीडी जैसी किताबों को प्रेफर कर सकते हैं। स्पीडी की किताब बढ़िया है ना, दैट्स वेरी गुड वन। मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं पढ़ने के लिए मध्य प्रदेश का कोई भी करंट अफेयर आप पढ़ लेना। मार्केट में दुनिया भर के करंट अफेयर अवेलेबल हैं, कोई भी करंट अफेयर की एक बुक उठाओ और उसको प्रॉपर तरीके से आप कंप्लीट कर लो, बार बार रिवाइज करो, दैट इज़ द की। कोई भी किताब पढ़ो, और बाकी यदि कोई किताब कहीं और से इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको अपडेट कर लो, बस आप ये कर सकते हो। यदि इन केस आपने कोई भी बुक चूज़ नहीं किया है, तो उस कंडीशन में कुछ किताबें जैसे एग्ज़ाम पीडिया है, दैट इज़ गुड वन, आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन इन केस आपने कोई चूज़ ऑलरेडी कर रखी है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ें, और यहाँ वहाँ के सोर्सेस उसको आप अपडेट करते रहें। लेकिन इन केस आपने कुछ भी चूज़ नहीं किया, फ्रेश स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आप इस किताब को प्रेफर कर सकते हो। एग्ज़ाम पीडिया का कंटेंट बाकियों की तुलना में थोड़ा ठीक लगा मुझे। फिर इसके बाद नामी टॉपिक है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जो हर किताब में आसानी से नहीं मिलती है, हालांकि परीक्षा मंथन को अधिकांश लोग प्रेफर करते हैं। हालांकि परीक्षा मंथन में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और बहुत हैवी सा लगता है वैसे, तो थोड़ा सेलेक्टिव रीडिंग आपको करना पड़ेगा। जैसे कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी ध्यान पता होना चाहिए कंप्यूटर में कौन कौन सी जनरेशन्स हुई, 5 जनरेशन के बारे में हल्का पता होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको परीक्षा मंथन जैसी किताबों में मिल जाएगा। वैसे मार्केट में और बहुत सारी किताबें, आप उनको भी प्रेफर कर सकते हैं, या जिस कोचिंग का नोट्स पढ़ रहे हो आप उसी कोचिंग का नोट्स पढ़ो। कोचिंग के नोट्स में भी काफ़ी सारे कंपाइल करके देते हैं, हम लोग खुद ही कंपाइल करके दे रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक सूचना संचार प्रौद्योगिकी, ये टॉपिक भी ऐसा है। रोबोटिक्स में ज़रूर थोड़ा पढ़ लीजिएगा, रोबोटिक्स में भी थोड़ा सा नेचुरल डेवलपमेंट हुए हैं, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए। AI में चैट GPT वगैरह आपको पता होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारी चीज़ें, फिशिंग विशिंग स्मैशिंग, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। DOS होता है एक, डिनायल ऑफ सर्विस, वो पता होना चाहिए आप लोगों को। तो जो रिसेंट एडवांसेस हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ई गवर्नेंस, ये थोड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ई गवर्नेंस में जो रिसेंट जो कुछ ऐप्स डेवलपमेंट हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा कराए गए हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इंटरनेट सोशल नेटवर्किंग साइट, ये आपको पता होना चाहिए। ई कॉमर्स इस बार सिलेबस में लिखा नहीं है,
ई कॉमर्स पहले सिलेबस में लिखा होता था, लेकिन इस बार सिलेबस में ई कॉमर्स नहीं लिखा हुआ है। ये देखिए, ई कॉमर्स पहले सिलेबस में लिखा हुआ था, इस बार ई कॉमर्स को सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन फिर भी आप ई कॉमर्स पढ़ के जाएगा। ई कॉमर्स हालांकि इस बार सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। अगला आपके सामने लास्ट है, 10th यूनिट है हमारी, मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। इसको पढ़ने के लिए मध्य प्रदेश की कोई भी किताब आप उठाओ, है ना, परीक्षा धाम उठा सकते हो या कोई भी और किताब उठाओ, और मध्य प्रदेश की जनजातियों का टॉपिक खोलो। उसमें मोस्टली टॉपिक मिल जाएंगे कि जनजातियों का भौगोलिक विस्तार कौन सा है, कौन जनजाति कहाँ पाई जाती हैं, जनजातियों संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं। तो ये टॉपिक पढ़ने के लिए हालांकि उसमें मिल जाता है, हालांकि कई सारे प्रोविजंस लिखे होते हैं जनजातियों के लिए कौन सा कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब लाया गया आर्टिकल 338A, तो वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। वैसे देखा है तो वो चीज़ें वहाँ पे लिखी भी होती हैं, तो वहाँ से भी आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ कौन सी, घुमंती जनजातियाँ। विशेष पिछड़ियों में आप लोग पता होना चाहिए भारिया, सहरिया, है ना, बैगा, ये वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब मध्य प्रदेश की मानी जाती हैं। जनजातियों के कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, तो थोड़ा करंट अफेयर्स आप क्लब कर लेना। मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्यौहार, उत्सव, भाषा, बोली, साहित्य, ये सारी चीज़ें हम लोगों की किताब में प्रॉपर तरीके से ऑलरेडी दिया हुआ है। मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, ये भी हम पढ़ते हैं, जैसे तांत्या भील हैं, भीमा नायक हैं, ऐसे महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज़ का नाम आपको पता होना चाहिए। राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व हैं, साथ में जो राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व में जिनका भी कंट्रीब्यूशन है ना, भूरी बाई का नाम पूछ लेगा, या कोई भी ऐसी पर्सनालिटी जिनको अभी पद्मश्री अवार्ड मिला है, कोई महत्वपूर्ण अवार्ड मिला है, तो उनके बारे में आमतौर पे पूछा आता है ना, जो ट्राइबल पर्सनालिटीज़ के रूप में जाने आते हैं। मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान कौन कौन से, संग्रहालय, प्रकाशन, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से मध्य प्रदेश की किताब में मिल जाएगा। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति में लोक साहित्य, ये भी चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाएगा। तो ये सारे टॉपिक को आपको अलग से भटकने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ, समय के साथ में उसमें और भी कुछ रिसर्च किए जाएंगे, क्योंकि अब एक अलग यूनिट ही जुड़ी हुई है, तो अलग से रिसर्च किए जाएंगे, तो उसको आप बाद में अपडेट कर लेना। लेकिन अभी आप जो चीज़ें आपकी किताब में दिखी हैं उसी को आप प्रॉपर तरीके से याद करो, बिकॉज कई बार हम लोग उसी को ढंग से नहीं पढ़ते हैं और गलतियाँ हो जाती हैं। तो प्रयास करो आप उसी में थोड़ा रिसर्च करके पढ़ाई करो, तो आपको उससे काफ़ी सारा बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये रही हमारी 10 यूनिट MPPSC प्रीलिम्स के लिए। तो आई एम श्योर आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आपको वैल्यूडेशन मिलेगा। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है रामसोनी MPPSC, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे जो क्लासेस होती हैं उसके अपडेट शेयर किए आते हैं, एक तो वो है, और दूसरी बात आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च करी है। वो टेस्ट सीरीज़ बेसिकली MPPSC के जो डिफरेंट एग्जाम्स हुए हैं सिविल सर्विस के अलावा, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज, डेंटल सर्जन, मेडिकल ऑफिसर, वो सारे के सारे जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आए थे उसको यूनिट वाइज कंपाइल किया गया है और उसको डिस्कस किया जा रहा है। तो आप उस टेस्ट सीरीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हमारे नंबर है 8826033084। तो टेस्ट सीरीज़ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं और साथ में जो मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन है, हाई क्वालिटी क्वेश्चन उसको बनाए गए हैं आपके लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको टेस्ट में दिया जाएगा, तो उसके माध्यम से भी आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये रहा डिस्कशन हमारे 10 यूनिट्स पे। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा फिर बाद में रहेगा मेंस का सिलेबस, तो मेंस के सिलेबस को हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे, बिकॉज वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ऑलरेडी लगभग 50 मिनट होने को आए हैं। तो ये रहा डिस्कशन। मैं आप लोगों से लास्ट में एक बार फिर आपको एडवाइस देना चाहूँगा, बहुत सारे सोर्सेज को प्रेफर मत करिए, एक रेफरेंस बुक को रखिए और उसी को बार बार रिवाइज़ करिए। हाँ, उसमें समय समय पे थोड़ी अपडेट कर सकते हो आप, कहीं यहाँ वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो उसमें हल्का साइड में लिख सकते हो, लेकिन 50 किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपको, लगभग 50 टॉपिक ऐसे आइडेंटिफाई कर लेना जहाँ पे बार बार आपको कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि हर इंसान का अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए मेरी बात करोगे तो मैं हिस्ट्री के टॉपिक को ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि हिस्ट्री के टॉपिक में कन्फ्यूज़न, चूँकि वहाँ बहुत सारे फैक्ट होते हैं तो वहाँ पे मिसिंग होती है। लेकिन यदि किसी का कोई हिस्ट्री से पढ़ा ही है, किसी ने BA किया है हिस्ट्री से, तो उसको हिस्ट्री बहुत सिंपल है उसके लिए, तो वो ऑब्वियस ही बात है उसको ज़्यादा फोकस नहीं करेगा, उसको लगेगा कि ये तो मुझे याद है। तो वो हो सकता है साइंस वाले पोर्शन को फोकस करे। तो हर किसी की वो 50 टॉपिक अलग अलग होते हैं। मतलब कई सारे फ्रेंड्स ऐसा बोलने लग जाते हैं कि नहीं 50 टॉपिक काफ़ी बता दो, नहीं, इतना तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, SDM बनने वाले हो जी, तो इतनी एक्सरसाइज तो आपको करनी पड़ेगी कि वो 50 टॉपिक आपको खुद से आइडेंटिफाई करनी है, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे यदि आप एफर्ट लगाओगे, 15-20 बार रिवाइज कर लोगे तो वो टॉपिक बन जाएंगे। तो ऐसे यदि आप आइडेंटिफाई कर लो और उन 50 टॉपिक्स को
प्रॉपर तरीके से रिवीजन करो, एक शेड्यूल बना लो, हर हफ्ते हम उसको रिवाइज कर लेंगे। यदि आपने ऐसा कर लिया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये रहा डिस्कशन हमारे इस टॉपिक में। डिस्कशन को मैं वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल हेड। आपके एग्जाम के लिए आपको एडवांस में खूब सारी शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट। दैट्स ऑल, थैंक यू।